हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके दो रीज़न है। एक तो सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि कहीं ना कोई क्वेश्चन आपका फंसेगा ही आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में। और सेकेंड थिंग इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज है सैटरडे स्पेशल। और सैटरडे स्पेशल में हम लोग क्या करते हैं, कोई एक स्पेशल टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो आज का स्पेशल टॉपिक क्या है ये आप लोग को तो पता ही होगा क्योंकि लास्ट टाइम मैंने क्लियर कर दिया था। प्रस्तावना प्रियम्बल, तो उसमें मैंने पार्ट 1 डिस्कस किया था क्योंकि लंबा है। तो मैं ये समझ रही थी कि क्या करूँ, एक एक जो टॉपिक है कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटे ना। तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया कि लेक्चर भी लंबा ना हो, आप लोग देख सकें आराम से और आपको चीज़ें क्लियर भी रहें। तो इसीलिए मैंने उसको 2 पार्ट में किया। एक पार्ट में मैंने क्लियर कर दिया था कि उसमें प्रस्तावना में जो निहित शब्द हैं उसके मतलब क्या होते हैं, क्या क्या उसमें ऐड किया गया और उसका क्या मतलब है, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी थी। आज हम लोग क्या करेंगे, उससे संबंधित प्रस्तावना से संबंधित क्या मुद्दे आते हैं, उसमें जो लोगों के द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई, तो वो सारा चीज़ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जिससे कि ये आपका इम्पोर्टेंट ये जो टॉपिक है, ये जो सेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि प्रियम्बल से कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो हमें स्किप नहीं करना, हमें हर चीज़ को देखना है क्योंकि पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन फंस जाए, ये हमें नहीं पता होता। तो हमें हर चीज़ को लेकर के चलना है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि इसकी पीडीएफ आपको डायरेक्ट वहीं मिलती है वन लाइनर वे में, तो आप जा करके उसको आप लोग देख सकते हैं। और लक्ष्य तक आपके साथ नाम से है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हमारे और भी चैनल्स हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, और चैनल भी है, तो आप अपने अनुसार जा करके उसको लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपका प्रिपरेशन जो भी आप कर रहे हो वो जा करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और जो हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहता है वो भी लिंक वहाँ पर दी गई है, वो जा करके जोड़ सकता है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले जो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है वो देख लेते हैं कि क्या है। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, और वो क्या समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। अवसर भी वेट नहीं करेगा आपका कि आप आओ तो हम आएंगे, वो अपने टाइम से आएगा। और अगर आप उसके लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, तो वो फिर आपकी मुट्ठी में, आपके हाथ में। और सूर्योदय भी आपका आएगा, आपको उठना है टाइम से तो देखिए, अदरवाइज वो जो सुंदरता होती है उस टाइम की वो आप मिस कर देंगे। तो दोनों में बस एक ही समानता, वो अपने समय पर आएगा और आपको उसको देखने के लिए तत्पर रहना है, तैयार रहना है कि ताकि हम इसको मिस ना कर सकें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। देख लेते हैं पहला क्या क्वेश्चन कह रहा है। मध्य प्रदेश यानी कि जो एमपी है उस किस स्थान पर, एमपी के किस स्थान पर प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया गया है। इस समय ड्रोन बहुत चर्चा में है, तो करंट में बहुत कई लेक्चर में मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको एक जगह लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक नया क्वेश्चन 100% आने वाला है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। क्योंकि अब इधर अप्रैल में बहुत सारे आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, फिर उसके बाद जून में आपके एग्ज़ाम्स हैं। तो उन सब के लिए हमें क्या करना है, तैयार रहना है। तो चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, क्योंकि मैं हमेशा रिवीजन कराती रहती हूँ। और हाँ गाइज, एक और बात बतानी थी, कल आपका आने वाला है फरवरी मंथ का पूरा, जितना भी मैंने फरवरी मंथ में डिस्कस किया था, कल आपका 1 घंटे सवा घंटे में मैं पूरा वन लाइन में समझा के एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। सेकंड क्या है, जो मैं डेली मैं जो डिस्कस करती थी क्वेश्चन को, जैसे हिस्ट्री और क्या कहते हैं आपका जियोग्राफी या फिर आपका इन्वायरमेंट, तो कल हम क्या करेंगे, उस सभी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स के होंगे या फिर और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसका मैं एक वीडियो एक लेक्चर अपलोड करूँगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा। यानी कि जो आपका पर डे मैं 5 करती थी, वो कल मैं मतलब अब हर संडे को पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं शेयर कर दिया करूँगी। 30+ क्वेश्चन रहने वाले हैं, 30 से कम नहीं होगा, तो जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया। तो ये देखते हैं हम काम पर, अपने इस पे आ जाते हैं मेन चीज़ पर। तो ये जो है कि ये किस स्थान पर 10 मार्च 2022 को प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल शुभारंभ किया गया। ये कहाँ पर किया गया है, ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ है, एमपी में ही है, तो वहीं पर ये स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, मतलब इसका उद्घाटन किसने किया, तो कौन किया है, जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, कौन है वो पता ही होगा, कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। और एमपी के जो सीएम हैं कौन है, शिवराज सिंह चौहान।
तो इन दोनों ने मिल करके क्या किया है, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया ड्रोन स्कूल का। एक्चुअली क्या है कि जो एमपी के ये 5 सिटीज़ में, 5 शहर में ये ड्रोन स्कूल खुलने वाला है, जिसमें से ये पहला है जो कि इसका उद्घाटन कर दिया गया। तो 5 हैं, तो एक तो आपका ग्वालियर मैंने बता दिया, 5 में से और 4 और कौन से बचते हैं, तो एक आपका भोपाल सिटी में, सेकंड आपका इंदौर सिटी में, थर्ड जबलपुर एंड फोर्थ सतना। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सतना, ये आपके 4 हो गए और ये ग्वालियर 5। तो 5 इसका हो गया, बाकी और अभी होने वाले हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, ये तो क्लियर हो गया कि ये यहाँ पर स्टार्ट हो। अब ये ड्रोन स्कूल मतलब क्या है इसका, तो ये जो ग्वालियर में स्टार्ट किया गया, इससे क्या होगा, तो इससे क्या होगा, जो उद्योग होंगे उसमें रोजगार की क्या होगी, संभावना होगी। रोजगार की क्या होगी, संभावना होगी, क्योंकि ड्रोन का जो यूज़ है वो अब क्या है, कई पर्पस से किया जाने लगा, कई उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। अभी बता रहे कौन कौन से उद्देश्य के लिए, इसीलिए कहा गया कि इससे क्या होगा कि रोजगार की संभावना ज़्यादा होने वाली है। क्या होगा इस मतलब इस जो ड्रोन का है, ड्रोन स्कूल होगा, तो इसमें इसकी क्या खासियत होगी, तो इसकी यही है स्पेशलिटीज़ है कि जो खेत होंगे, खेत के जो बड़े बड़े एरियाज होंगे, वहाँ पर क्या होगा, सीड्स हो गया, सीड्स का मतलब बीज और कीटनाशक डाले जाएंगे, इससे डाला जा सकता है। और कृषि सर्वे जब होगा, इस कृषि सर्वे में भी इनका यूज़ किया जा सकता है। और क्या होगा, जो ड्रोन मेकिंग पढ़ करके जो स्टूडेंट्स होंगे वो रिसर्च कर सकते हैं। सर्वे और जमीन नापने में भी इस ड्रोन का यूज़ होता है। और अगर किसी खास जगह पर निगरानी करनी हो तो पुलिस भी इसका यूज़ कर सकती है। तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या किया जाएगा, छात्र जो होंगे, स्टूडेंट्स जो होंगे, उनको क्या किया जाएगा, पारंगत किया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा। तो इसीलिए ये किया गया है, जो कि आपका क्या है, आगे उद्योग में क्या किया जाएगा, रोजगार की इसमें बहुत ज़्यादा संभावना आने वाली है। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एमपी की अगर कैपिटल की बात करें तो वो भोपाल है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है मंगू भाई सी पटेल, और जो सीएम है वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, शिवराज सिंह चौहान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, अभी ड्रोन की बात करें तो ड्रोन से रिलेटेड मैंने बताया था आपको, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। वो ये है कि जो अभी 100 किसान ड्रोन भारत सरकार के द्वारा कहा गया है, इससे क्या होगा कि किसान क्या करेंगे, छिड़काव कर सकते हैं, किस चीज़ का, कीटनाशक का। ये मैंने बताया था अपने लेक्चर में। थर्ड क्या है कि अभी किसान ऐप स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा, कौन से उसके द्वारा, आईआईटी के द्वारा किया गया था, तो आईआईटी रुड़की के द्वारा किया गया था। कहाँ पर, उत्तराखंड में। तो ये भी, और किसान ऐप यानी कि जो मौसम संबंधी जानकारी है वो उनको क्या है, वहीं पर उपलब्ध हो जाए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर से संबंधित एक और आपका है अभी क्या नाम है उसका, तानसेन महोत्सव। तो ये भी आपका ग्वालियर से ही संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना। और एमपी के दो और हैं कि जो मतलब कि बायो सीएनजी, मतलब कि क्या कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पर, मध्य प्रदेश के इंदौर में है। और बायोमास से हाइड्रोजन, तो वो कहाँ किया जा रहा है, इसके लिए संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो एमपी के खंडवा में किया जा रहा है। तो ये सारे आपको रिवीजन करते ही रहना है, और स्पेशली तो एमपी वाले, क्योंकि एमपी के जो एग्जाम होंगे उसमें ये सब 100% पूछा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है आपका हिस्ट्री। और हिस्ट्री को क्या किया गया है, करंट में ला दिया गया है। अब ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस कैसे करंट में आएंगे, तो अभी देखते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, पाल दादवाव हत्याकांड के 100 साल पूरे हो गए। ठीक है, चलिए 100 साल पूरे हो गए। अब इस हत्याकांड का संबंध किस राज्य से है, तो वो कहाँ से है, गुजरात से। अब आप कुछ लोग सुने होंगे या फिर नहीं भी सुने होंगे, चलिए इसके बारे में आप डिस्कस करते हैं। 7 मार्च को, कब, 7 मार्च को इसके जो है इस हत्याकांड के 100 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। तो ये है क्या, तो ये जो हत्याकांड है ये अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। इस हत्याकांड में लगभग 1200 जो आदिवासी क्रांतिकारी थे, और ये आदिवासी भील समुदाय, भील, तो इन्हीं के बारे में है। एक्चुअली हुआ क्या था कि 7 मार्च की डेट थी, 7 मार्च, और 1922, 7 मार्च 1922 को क्या होता है, एक जिला रहता है जिसका नाम था, कौन सा जिला था, 1 मिनट यहाँ लिख दे रही हूँ। 7 मार्च 1922, 7 मार्च 1922 को एक जिला का नाम आता है जिसका नाम है साबरकाठा, ये ठा है लास्ट वाला, साबरकाठा। तो इस जिले में क्या होता है, 2 गांव पड़ते हैं। कौन से 2 गांव,
एक रहता है पाल चितरिया, पाल चितरिया, एंड सेकंड आपका जो विलेज रहता है उसका नाम रहता है दाध वाव, दाध वाव, जो कि यहाँ लिखा हुआ है दाध वाव। तो यहीं पर ये हुआ था 7 मार्च 1922 को साबरकांठा जिले के पाल चितरिया और दाधवाव गांव में हुआ था, जो इस समय क्या है, जो अब वर्तमान में किसका हिस्सा है ये, मतलब कौन सा है, गुजरात एरिया है इस प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो। वहीं पर ये यहीं की ये क्या है, हत्याकांड के बारे में बताया गया है। तो क्या होता है, एक अमल की एकादशी थी, अमल की एकादशी, अमल ये ला है, अमल की एकादशी। इस अवसर पर क्या किया जाता है, जो ग्रामीण होते हैं एक आंदोलन चलाते हैं। कौन सा आंदोलन, एक का आंदोलन हम लोग हिस्ट्री में पढ़े, लेकिन ये कौन सा आंदोलन, एक ही आंदोलन है, वो एक आंदोलन मत ले लीजिएगा, ये एक ही आंदोलन है। तो एक ही आंदोलन के रूप में क्या होते हैं, अमल की एकादशी पर जो ग्रामीण लोग होते हैं, ग्रामीण जन होते हैं, वो एक ही आंदोलन के रूप में क्या करते हैं, किस नदी के तट पर, हीर नदी के, तो ये भी नदी भी ध्यान रखना है, किस नदी के तट पर, हीर नदी के तट पर एकत्र होते हैं। और इस एक ही आंदोलन, जो एक ही आंदोलन था, इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो उनका नाम था मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत। ये इन्होंने इसका नेतृत्व किया था, किसका, जो 7 मार्च 1922 को हुआ था एक ही आंदोलन, उसका नेतृत्व किसने किया, मोतीलाल तेजावत ने किया। क्लियर। और इसका उद्देश्य क्या था, मतलब ये जो आंदोलन ये लोग किए, ऐसे तो कोई आंदोलन करता नहीं है, कुछ रीजन रहा होगा, तो बिल्कुल रीजन था। जो अंग्रेज थे और जो सामंत लोग थे, उन्होंने क्या किया था, उन पर भू राजस्व क्या किया था, भू राजस्व लगा दिया था, भू राजस्व कर, तो ये बहुत ज़्यादा था। तो इसी के विरोध में इन लोगों ने ये एक ही आंदोलन स्टार्ट किया था। लेकिन इससे पहले क्या होता है, जो उदयपुर राज्य है राजस्थान का, तो राजस्थान ने क्या किया, उदयपुर राज्य ने क्या किया, जो ये मोतीलाल तेजावत थे उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया, और ये कहा कि और उनके सिर पर क्या कर दिया, इनामी घोषित कर दिया, राशि घोषित कर दी कि जो भी लेकर आएगा उसको 500 दिया जाएगा, 500 रुपीज़ दिया जाएगा। और फिर क्या करने लगी, जो अंग्रेजों की एम्बेसी थी, एम्बेसी का मतलब, अंग्रेजों की एम्बेसी का मतलब मेवाड़ भील कोर, तो अंग्रेजों की जो एम्बेसी थी उसने क्या किया, इनकी तलाश करना शुरू कर दिया। फिर क्या होता है, जो जब आदिवासी जमा हो जाते हैं एक जगह, तो उसकी सूचना इसको मिलती है एम्बेसी को, और वो पहुंचते हैं। और इसी के कारण जब बहुत ज़्यादा आदिवासी इकट्ठा हो जाते हैं और वो नारे लगाने लगते हैं, किसका नारा लगाने लगते हैं, भू राजस्व कर के खिलाफ, जो उन्होंने भू राजस्व कर लगाया था, उसी के खिलाफ ये लोग नारेबाजी करने लगते हैं। और इसी पर क्या होता है, जो ब्रिटिश सैनिक थे वो क्या करते हैं, गोली चलाना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी में करीब 1200 लोगों की मौत हो जाती है, आदिवासियों की मौत हो जाती है। तो इसी हत्याकांड को जो गुजरात सरकार है, उन्होंने कहा कि ये जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है उस घटना से भी बड़ा है। क्यों कहा, क्योंकि जो जनरल डायर के सेना के द्वारा जो गोलीबारी की गई थी, उसमें अबाउट 500 to 1000 लोग मारे गए थे, और इसमें जो संख्या है 1200 है। तो इसीलिए इसकी तुलना किससे की गई है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से भी बड़ी बताई गई है। तो ये दोनों आपको फैक्ट ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर क्या होता है, 2003 में क्या होता है, जो नरसंहार स्थल था, वहाँ पर इनका जो मोतीलाल तेजावत है, इनका एक स्मारक बनाया गया था। और ये स्मारक जो है एक शहीद स्मृति वन से क्या है, घिरा हुआ है, जिसमें आदिवासी की स्मृति में 1200 आदिवासियों की डेथ हुई थी, तो उन्हीं की स्मृति में 1200 पेड़ भी लगे हुए हैं। और इस बार जो 2022 का गुजरात का गणतंत्र दिवस की झांकी निकली थी, उसमें इस हत्याकांड को भी दिखाया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी मैंने फरवरी में एक और न्यूज़ बताई थी, इसी हत्याकांड के बारे में ही बताई थी। तो क्या था कि जो शहीद दिवस के रूप में तारापुर नरसंहार था, उसका क्या नाम था, तारापुर नरसंहार था, जिसको बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार, उन्होंने कहा कि अब 15 फरवरी को, यानी 15 फरवरी को तारापुर नरसंहार जो हुआ था उसमें स्मृति में हम लोग क्या मनाएंगे, शहीद दिवस मनाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये जो जालियांवाला बाग इन्होंने चर्चा की कि गुजरात के सीएम ने की, क्या है इससे भी बड़ा बताया गया। तो जालियांवाला बाग भी जान लीजिए, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जालियांवाला बाग एक शांतिपूर्ण बैठक में शामिल हुए थे लोग, और उसी पर क्या हुआ था, जो ब्रिगेडियर जनरल थे रेगिनॉल्ड डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें क्या था, कई जो पुरुष, महिलाएं, बच्चे वो मारे गए थे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो जितनी कहानी थी मैंने इसके बारे में सब बता दी, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये देखिए पूरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में हाल ही में भारत के सबसे बड़े, इंपॉर्टेंट है कि भारत, क्योंकि भारत का क्या बोला, सबसे बड़ा, तो भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो कहाँ किया गया है, तमिलनाडु में किया गया। ये देखिए तैरता हुआ कहाँ किया गया है, तमिलनाडु में किया गया है। तो तमिलनाडु के जो सीएम है, कई दिन से कंटिन्यू बताते आ रहे हैं, आप तो रट गया होगा, कौन है, एमके स्टालिन है। तो उन्होंने ही क्या किया है, इस भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। कितने करोड़ की लागत आएगी इसमें, तो वो आएगी, एक मिनट, 150 करोड़ की लागत आने वाली है। और ये जो है तमिलनाडु के एग्जैक्ट लोकेशन अगर पूछे तो वो कहाँ पर है, कहाँ पे, तो तमिलनाडु के थुथुकुडी डिस्ट्रिक्ट है, जिला है वहीं पर। तो स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए तमिलनाडु के थुथुकुडी में किसके कौन से कारखाने में, एसपीआईसी कारखाना, एसपीआईसी। अब ये क्या आ गया नया टर्म, तो एसपीआईसी का मतलब एस से साउदर्न, साउदर्न का मतलब दक्षिणी, पी से पेट्रोकेमिकल्स, आई से इंडस्ट्रीज, और सी का मतलब क्या हो जाएगा, कॉरपोरेशन। तो एसपीआईसी का मतलब दक्षिणी, यानी कि सदर्न का दक्षिणी हो जाएगा, पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इस कारखाने में फ्लोटिंग प्लांट की क्या की गई है, स्थापना की गई है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका पर्पस क्या है, तो पर्यावरणीय रूप से क्या किया जाएगा, स्थायी बिजली उत्पादन करना है। क्या करना है, स्थायी बिजली उत्पादन करना है। किस तरह से, पर्यावरणीय रूप से। और क्या होगा, और क्या उद्देश्य है, कार्बन फुटप्रिंट को क्या करना है, कम करना है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और फ्लोटिंग पावर प्लांट जो है, ये जो प्लांट है, इसमें सालाना देखा जाए तो 42 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने की क्या है, इसमें क्षमता है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है। यहाँ के मुख्यमंत्री ऑलरेडी बता चुके हैं, यहाँ के राज्यपाल जो हैं उनका नाम है एन रवि। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या कह रहा है कि दुनिया का पहला एयर हब स्काई पोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है, तो कहाँ बनाया जा रहा है, ये इंग्लैंड में बनाया जा रहा है। दुनिया का पहला एयर हब स्काई पोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है, ये इंग्लैंड में बनाया जा रहा है। तो इसमें जो होगा, यहाँ पर जो स्काई पोर्ट होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार्स, पुलिस और डिलीवरी ड्रोन उड़ाने के लिए इसका निर्माण किया गया है। और ये जो है कब से, मतलब इसको इस साल के अंत में क्या होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा। अप्रैल से ये सार्वजनिक कर दिया जाएगा। तो ये दुनिया का पहला है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और किसकी मदद से की जा रही है, तो ये जो है दक्षिण कोरियाई कार निर्माता कंपनी जो है हुंडई की भागीदारी के माध्यम से इसको, यानी उसकी हेल्प से, उसकी मदद से ये बनाई जा रही है। तो उम्मीद है, तो इंग्लैंड के किस शहर में, एग्जैक्ट लोकेशन अगर बात करें तो वो है कोवेंट्री शहर है वहीं पर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है एयरपोर्ट एयर हब स्काई पोर्ट, ये है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, 10 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये 10 मार्च को मनाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इंपॉर्टेंट इसलिए ये हो जा रहा है, चलिए बता रहे हैं, क्योंकि अभी इसकी घोषणा बहुत जल्दी की गई थी। कब की गई थी, 2021 में ही की गई थी इसकी घोषणा, इसलिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2021 में घोषणा UNGA के द्वारा, UNGA एक बार और मैंने ये टर्म आपको क्लियर किया था, रशिया यूक्रेन के विवाद पर, जिसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। तो UNGA ने क्या किया, मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसने क्या किया, 28 अप्रैल 2021 को डिसाइड किया, संकल्प पारित किया कि अब क्या करेंगे, हर साल 10 मार्च को महिला न्यायाधीश के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और ये जो संकल्प पारित किया था वो किसके द्वारा, कतर राज्य के द्वारा ये पारित किया गया था, तैयार किया गया था। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा।
तो जो अभी ये तो 2021 में बताया गया कि अब हर साल ये मनाया जाएगा। तो क्या हुआ, जो 10 मार्च 2022 है, इसमें पहली बार महिला न्यायाधीशों का क्या मनाया गया, महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 मार्च 2022 को पहली बार मनाया गया है। तो इसलिए ये इस दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है ये आपको क्लियर हो गया। तो इसमें मनाया क्यों जाता है, तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन से ही कि जो कि क्या करना है कि न्यायपालिका के सभी स्तर पर जो महिलाएं हैं उनकी पूर्ण भागीदारी हो प्लस कैसी हो, समान भागीदारी हो। तो उसको बढ़ावा देने के लिए ये 2022 से ये स्टार्ट किया गया है और ये मनाया गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो कह रहे हैं कि पूर्ण भागीदारी हो, समान रूप से भागीदारी हो, लेकिन अभी भी देखा जाए, अभी भी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी तक नहीं हुआ है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, इतना क्लियर हो गया तो आगे बात कर लेते हैं। ये जो हमारा SDG है, SDG का मतलब जो सतत विकास लक्ष्य है, इसके 17 लक्ष्य हैं, जिसमें से जो लक्ष्य नंबर 5 है उसमें कौन सा बात करता है, तो इसी के लिए बात करता है। किस लिए बात करता है, लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों का सशक्तिकरण करना। क्या बात करता है, लैंगिक समानता, मतलब समान लैंगिक रूप से हमें क्या करना है, समानता लानी है, और जितनी भी महिलाएं और लड़कियां हैं उनको क्या करना है, सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ाना है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि SDG 5 किसकी बात करना है, तो ये ध्यान रखिएगा ये। और चलिए आगे बात कर लेते हैं। मैंने अपने कई लेक्चर में बताया कि अभी तक जो है मतलब टोटल प्रेजेंट में देखा जाए तो 4 न्यायाधीश हैं, महिला न्यायाधीश हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो आपके क्या नाम है इनका, न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी हैं, और हिमा कोहली हैं, नागरत्ना हैं, और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी। ये तो अभी 3 हाल ही में क्या हुई हैं, एक साथ नियुक्त हुई हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है, एक साथ नियुक्त होने के कारण ये चर्चा मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिमा कोहली, नागरत्ना और बेला त्रिवेदी, और ये क्या नाम है, इंदिरा बनर्जी, ये पहले से हैं। तो टोटल ये 4 हैं, एक जगह नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, तो उनका नाम था एम फातिमा बीबी। ये कहाँ से, केरल से। तो सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, यही बनी थी एम फातिमा बीबी। कब बनी थी, 1989 में बनी थी। तो ये, और 1992 में ये क्या था, ये मतलब रिटायर्ड हुई थी। तो अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। कुछ एक फैक्ट बता दे रहे हैं कि 2017 में क्या था, लगभग 40% जो न्यायाधीश थी वो महिलाएं थी, और 2008 की तुलना में ये अगर देखा जाए ये 30% अधिक थी। तो ये आपको फैक्ट भी देखना है, क्योंकि कभी मेंस लिखने में तो ये डेटा काम आ जाएगा। तो मैंने इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे मैंने आपको क्लियर कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, फर्स्ट एवर एनुअल इंटरनेशनल डे विमेन जजेस मार्च 10, 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। किस संस्थान के द्वारा 11 मार्च 2022 को अपना 37 स्थापना दिवस मनाया गया है, तो किसके द्वारा मनाया गया है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। क्लियर हो गया होगा। तो इस बार इसका कौन सा स्थापना दिवस था, 37 नंबर का था। कब, 11 मार्च को। तो ये तो क्लियर हो गया, और इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए, फिर भी 1-2 फैक्ट बता दें कि NCRB जो है ये कैसी है, एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो क्या करती है, जो IPC है, भारतीय दंड संहिता है ये, और जो विशेष और स्थानीय कानून द्वारा जो परिभाषित की गई है अपराध डेटा एकत्र करती है और विश्लेषण करने के लिए ये जिम्मेदार है। ये क्लियर हो गया। और NCRB का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर वो नई दिल्ली में है, और ये किसके अधीन आती है, ये ध्यान रखना है किसके अधीन आती है, तो ये आती है गृह मंत्रालय। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसके अधीन आती है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 11 मार्च 1986 को हुई थी। तो इतना फैक्ट याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है, एक और फैक्ट इसमें मैं भूल गई बताना, एक बता दे रहे हैं कि इसमें जो है ये जो NCRB है इसमें अमित शाह, मतलब इसकी स्थापना में शामिल होने वाले पहले गृह मंत्री कौन है, अमित शाह हैं। तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि इसमें जो शामिल होने वाले पहले केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, अमित शाह हैं। इसके 37वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने वाले पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की कौन सी महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई। संयुक्त रूप क्यों लिखा है, चलिए अभी क्लियर कर देते हैं।
कि तो ये कौन बनी है, झूलन गोस्वामी बनी है। 1 मिनट, इमेज है मेरे पास, ये है, झूलन गोस्वामी बनी है। तो आईआईसी नहीं, आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है, इसके दूसरे मैच में ये जो गेंदबाज हैं बॉलर झूलन गोस्वामी, इन्होंने वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में किसकी बराबरी कर ली, इसीलिए वहाँ संयुक्त लिखा था ना किसकी बराबरी, तो किसके उस पर पहुँच गई है बराबरी पे, तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं, उनका क्या नाम है, लिन फुलस्टोन, तो इन्हीं के बराबर ये संयुक्त रूप से मतलब ये भी पहुंच गई हैं सबसे तेज गेंदबाज में। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें अगर बात करें कि ये 30 मैच में कितनी विकेट ली हैं, 39 विकेट ली हैं, 30 मैच में 39 विकेट। और इनके बारे में क्या फैक्ट है कि वनडे मैच में भी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली भी यही है, झूलन गोस्वामी। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस यही है कि वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट के मामले में ये फुलस्टोन, जो ऑस्ट्रेलिया के फुलस्टोन है, उनके साथ ये शीर्ष पर यानी टॉप पर पहुंच गई हैं। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। और हाँ, कुछ और क्वेश्चन याद आ रहे हैं कि जैसे आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन है, तो स्मृति मंधाना को घोषित किया गया था। और सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है, मिताली राज के नाम पर है। तो ये सब भी आप ध्यान रखिए। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो आईसीसी विश्व कप हो रहा है, ये महिला विश्व कप जो हुआ है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो न्यूजीलैंड में। तो ये भी ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम है अजय भूषण पांडे। इमेज दिखा दे रहे हैं, ये हैं मिस्टर अजय भूषण पांडे। इन्हीं को क्या किया गया है, NFRA का हेड बनाया गया है। NFRA का मतलब राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का नया चेयरमैन इनको बनाया गया है। ये जो NFRA है, ये जो NFRA है, ये कंपनियों द्वारा क्या करती है, लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों के अनुपालन की निगरानी के लिए कंपनी एक्ट की धारा 132, कंपनी एक्ट की धारा 132 के तहत स्थापित क्या है, एक निकाय है। तो इतना ज़्यादा डीप नहीं जाना, बस आप इतना ध्यान रखिए कि 2013 कंपनी एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना हुई थी। और 2013 कंपनी अधिनियम के तहत इसकी स्थापना 2018 में होती है। और 3 साल के लिए ये जो अजय भूषण पांडे कितने साल के लिए नियुक्त हुए हैं, तो 3 साल के लिए हुए हैं, 3 साल के लिए हुए हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इस समूह में क्या है, इसमें क्या है, सभी सूचीबद्ध कंपनियां और गैर सूचीबद्ध कंपनियां इसमें शामिल होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी हाल ही में क्या हुआ, FATF के हेड कौन बनाए हैं, मैंने बताया था कल या परसों के लेक्चर में बताया, तो T राजा कुमार बनाए गए हैं। सेबी के कौन बनाई गई हैं हेड, सेबी की पहली महिला कौन है हेड, तो माधवीपुरी बुच। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत की एक मिसाइल 9 मार्च 2022 को 124 किलोमीटर अंदर किस देश में जाकर गिरी है, किस देश में जाकर गिरी है। बवाल हो गया कि किस देश में जाकर गिरी है, तो ये गिरी है पाकिस्तान। कहाँ जाकर गिरी है, पाकिस्तान। था कुछ नहीं, नुकसान कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, बवाल कर दिया है। क्या कह रहा है, पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत ने क्या किया है, एक सुपरसोनिक प्रोजेक्टाइल यानी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट फायर किया है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत ने क्या है, एक सुपरसोनिक प्रोजेक्टाइल यानी कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट फायर किया। कब फायर किया, 9 मार्च को फायर किया। पाकिस्तान ने ये भारत पर क्या कहा, भारत पर आरोप लगाया कि उसने क्या किया है, जो एयर स्पेस है उसके उल्लंघन किया है। तो उसके उल्लंघन करने का इस पर आरोप लगाया और कहा कि ये 124 किलोमीटर अंदर भारत की तरफ से आया हुआ है। तब भारत की फिर ये आपको क्लियर हो गया होगा। और क्या है कि पाकिस्तान ने ये कहा, मतलब और भी क्या कह रहा है कि ये जो सुपरसोनिक मिसाइल है वो कहाँ से आई है, कहाँ से दागी गई है, तो हरियाणा के सिरसा से ये दागी गई है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, पाकिस्तान ने तो इतना आरोप लगा दिया। अब हमारे जो रक्षा मंत्रालय है, उनकी तरफ से क्या बताया गया, इन्होंने क्या कहा कि क्या हुआ भैया, हम लोगों ने जानबूझकर नहीं किया, ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तकनीकी खामी थी, तो उसी की वजह से ये हादसा हुआ है।
तकनीकी खामी की वजह से ये क्या हुआ, वो रखरखाव के दौरान, नियमित रखरखाव के दौरान ये एक्सीडेंटल यानी कि दुर्घटनावश एक मिसाइल चल गई। जानबूझकर कुछ नहीं हुआ, इसके लिए हम हमें खेद है और हम इसके लिए सॉरी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। अब क्या कह रहा है कि चलिए अगर आप नहीं मानने को तैयार हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें एक क्या करेंगे इस पर। अच्छा ये आपको बता दें क्या नाम है कि अभी इन्होंने कहा ना, पाकिस्तान ने क्या बोला कि इसने क्या किया है, एयर स्पेस के उल्लंघन का आरोप लगाया है। तो क्या ऐसा समझौता हुआ था कि मतलब इन्होंने बोल दिया उसका उल्लंघन इसने किया है? तो मिसाइल को लेकर के भारत पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था। क्या समझौता? कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होंगे तो उनके फ्लाइट टेस्ट की जो फ्लाइंग टेस्ट जब होगा तो उसकी पूर्व सूचना दी जाएगी। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? 2005 में ये समझौता हुआ था कि आप क्या करेंगे, जो भी बैलिस्टिक मिसाइल का फ्लाइट टेस्ट होगा उसके पहले पूर्व सूचना दी जाएगी और कम से कम 3 दिन पहले। ये सूचना कम से कम कितने दिन? 3 दिन पहले आपको देनी पड़ेगी, चाहे वह सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस हो, या जमीन पर हो, या समुद्र से प्रक्षेपित कोई मिसाइल हो। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और प्रक्षेपण अंतर्राष्ट्रीय सीमा या नियंत्रण रेखा से 40 किलोमीटर के भीतर नहीं गिरना चाहिए, भी उसमें था, उस समझौते में भी था 40 किलोमीटर के भीतर नहीं गिरना चाहिए। और नियोजित प्रभाव क्षेत्र 75 किलोमीटर के भीतर नहीं आना चाहिए। तो ये सारे उसमें थे। तो ये सारी चीज़ें अब आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी है, अब आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। और ये पाकिस्तान के किस एक्चुअल मतलब एग्जैक्ट इलाका कौन था जहाँ गिरी है, उसका नाम है पाकिस्तान का मियां चन्नू। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो भारत ने कहा भी है, चलिए मैं अगर आप नहीं मान रहे तो मैं इसका क्या करूँगा, मैं इसके लिए एक समिति गठित करता हूँ, वो अपना देख के बताएगी कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने महिला @वर्ग कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। तो किसके द्वारा की गई? कर्नाटक सरकार के द्वारा की गई है। तो कर्नाटक सरकार ने क्या किया है, जो मतलब रोजगार के योग्य हैं, उनके अंदर क्वालिटी है, यानी कि उनके अंदर कौशल है, स्किल है, तो उन महिलाओं को क्या करेगा, 2026 तक कितनी? 5 लाख, यानी कि सबको नौकरी देने का वादा किया ना? बिल्कुल नहीं। किसको? जिसके अंदर स्किल होगा, जिसके अंदर योग्यता होगी किस चीज़ की, रोजगार करने की, तो और उनको आवश्यकता होगी, तो उन्हीं को क्या करेगा, 2026 तक कर्नाटक सरकार क्या करेगा, 5 लाख नौकरी प्रदान करने के लिए ये कार्यक्रम यानी महिला @वर्ग कार्यक्रम को शुरू किया है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इससे क्या होगा कि जो महिला कार्यबल होंगे उसको आकर्षित किया जाएगा और उसको आकर्षित किया जाएगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और इसमें जो है किसके सहयोग से विकसित किया गया है? तो ये जो है कि जो क्या नाम है उसका, कारपोरेट ये इसका नाम है केडीएम का मतलब कर्नाटक, डी से डिजिटल, ई से इकोनॉमी, एम से मिशन, इसके द्वारा। और एक है केटेक और इसके मतलब केडीएम और केटेक के माध्यम से केटेक कर्नाटक स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से विकसित इसको किया गया है। किसको? यही महिला @वर्ग कार्यक्रम को, इसी के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। यहाँ के सीएम कौन है? विश्वराज एस बोम्मई है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत है। ये वाला क्वेश्चन तो कहीं पूछा भी है, इसके राज्यपाल कौन है। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बता देते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, ये प्रस्तावना जो मैंने बताया था कि पार्ट 2 आज डिस्कस करना है, तो चलिए बता देते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने क्लियर कर दिया था, उसमें निहित जो शब्द हैं और बाकी चीज़ों को मैंने क्लियर कर दिया था। चलते हैं, आज पढ़ते हैं प्रस्तावना का पार्ट 2, जो कि है प्रस्तावना से संबंधित मुद्दे। आज हम लोग इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको डिस्कस करने मैं लिखूंगी नहीं, मैं बोलूंगी, आप लोग सुनिए ध्यान से, जिसको नोट करना होगा नोट कर लीजिएगा। और सेकंड थिंग गाइस, वीडियो को लेक्चर को क्या करिए, शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो मुद्दों की बात की जाए, तो इसमें जो पहला आया था, तो क्वेश्चन आया हुआ कई बार आया हुआ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आता है बेरूबारी विवाद 1960। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस विवाद में कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इसको ट्रिक बता रहे, बेरू बारी, बारी मतलब बरी कर दिया। बरी कहने का मतलब एकदम कह दिया कि नहीं तुम, मतलब इसके तुम एकदम तुम अपराधी नहीं हो, कुछ भी हो तो बरी कर दिया, यानी नहीं। तो इसने क्या कहा, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्या है, आता है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये 1973। कभी कभी ये आता है, पूछ लेता है कि इसको क्रम से लगाइए कौन सा पहले आया था, तो ये 1973 में आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा कि प्रस्तावना जो है, ये तो केशवानंद जी कहते हैं कि नहीं भैया ये है, वो बेरूबारी ने तो बरी कर दिया, मना कर दिया कि नहीं है, लेकिन ये भारती जी कहते हैं, केशवानंद भारती जी कहते हैं कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। वो यस बोलते हैं कि हाँ है। और इन्होंने मूल ढांचे की संकल्पना भी दी थी, जो कि बहुत ही फेमस है, आपको पता होगा। तो इससे इन्होंने कहा कि जो मूल ढांचे की संकल्पना दी, तो उन्होंने इसमें कहा कि जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन तो हो सकता है, लेकिन इसकी जो मूल आत्मा है, इसका जो मूल है, उसके खिलाफ संशोधन अगर कोई करता है, अगर होता है, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें, तीसरा जो विवाद आता है वो है मिनर्वा मिल्स। प्रस्तावना के संबंध में जो आता है वो है थर्ड मिनर्वा मिल्स। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ जो है ये आता है 1980 में, 1980 में। तो ये भी कहते हैं कि हाँ भाई, प्रस्तावना जो है केशवानंद भारती जी ने जो कहा, यानी वो सही कहते हैं, यानी प्रस्तावना संविधान का क्या है, अंग है। यानी कि अगर देखा जाए, अगर हमारी जो वर्तमान स्थिति की बात करें, तो ये माना जाता है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है और ये संशोधनीय है। अगर संशोधनीय नहीं होता तो कैसे उसमें संशोधन होता। एक बार हुआ है संशोधन, 42 अमेंडमेंट 1976, जिसमें 3 वर्ड को ऐड किया गया था। अभी क्लियर कर दे रहे हैं वो कौन से रिवाइज करा दे रहे हैं। तो इसमें कहा गया ये संशोधनीय है, लेकिन प्रस्तावना का जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं हो सकता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और पूछता है कि प्रस्तावना प्रवर्तनीय है या नहीं है। तो प्रवर्तनीय शब्द क्या होता है, तो प्रवर्तनीय शब्द वो होता है जिसे न्यायालय के द्वारा लागू किया जा सके, दैट इज प्रवर्तनीय। यानी प्रवर्तनीय का अर्थ क्या है, जिसे न्यायालय के द्वारा लागू किया जा सके। तो ये जो मदन गोपाल बनाम भारत संघ के मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना जो है वो प्रवर्तनीय नहीं है। तो क्या है, प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो मदन, और ये किस उसमें किया गया था, किसके निर्णय में, मदन गोपाल बनाम, कि इन्होंने कहा कि प्रस्तावना क्या है, प्रवर्तनीय नहीं है। तो ये क्लियर हो गया होगा। प्रस्तावना से संबंधित जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है ये किसने दिया है। तो पहला आता है ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव ये कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की क्या है, आत्मा है। बिल्कुल है, तो ये कह के निकल जाते हैं। दूसरे आते हैं गजेंद्र गढ़कर। तो ये क्या कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। क्लियर। के एम मुंशी आते हैं, वो कहते हैं प्रस्तावना देश की राजनीतिक जन्मपत्री है। मुंशी को आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि मुंशी जी क्या करते हैं, जन्मपत्री को कुंडली उंडली देखते हैं सबकी। तो ये आप ध्यान मतलब एक ट्रिक की तरह इसको याद कर सकते हैं कि प्रस्तावना देश की क्या है, राजनीतिक जन्मपत्री। तो जहां पर जन्मपत्री आ जाए समझ जाइए कौन है, मुंशी जी हैं। ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो प्रस्तावना जो है ये संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव था, उसी का ये क्या है, हमारा प्रस्तावना उसी का संशोधित रूप है, जिसे क्या किया गया था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। तो ये डेट भी ध्यान रखना कि 13 दिसंबर 1946 को इसको संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। और इसको क्या कहते हैं, 22 जनवरी 1947 को संविधान में स्वीकार किया गया। और जो मैंने बताया कि संशोधन हुआ था, तो ये 1976 में इसको क्या किया गया था, 3 शब्द ऐड किए गए थे। कौन कौन से, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये आज मैंने सारे कवर आपके प्रस्तावना से रिलेटेड। अब यहाँ से अब कोई भी क्वेश्चन आएगा स्किप नहीं होगा, अगर वो जिसने लास्ट भी देखा होगा और ये भी देख ले, तो प्रस्तावना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके इसी लेक्चर, इन दोनों लेक्चर के माध्यम से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं फटाफट कल का रिविजन कर लेते हैं।
स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में कौन सा राज्य टॉप पर है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO ग्लोबल स्टेट फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की जा रही है, जिसे हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृति दी गई है? गुजरात के जामनगर में। और विश्व किडनी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? मार्च के दूसरे गुरुवार को। नेक्स्ट क्या, भारत का पहला 100% स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया? हैदराबाद। 9 से 11 मार्च तक पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली। मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% पूर्ण टीकाकरण कवरेज के साथ लिस्ट में टॉप पर कौन है? ओडिशा। BBIN मोटर वाहन समझौते के संदर्भ में किस देश ने समझौते की पुष्टि नहीं की है? भूटान। कल मैंने बहुत डिटेल में इसमें बताया था, जिसने नहीं देखा जाकर लेक्चर देख ले। कौन सा राज्य मिशन इंद्रधनुष के, ये तो रिपीटेड है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर है? तो भारत। हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? काताली नोवाक। और ये जो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? यूं सुक योल को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सरलाम, काई, छेलाम और चिराव किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य है? मिजोरम। और विधानसभा चुनाव के बारे में कल मैंने बताया था, ये देखिए यहाँ पाकिस्तानी इलाके में मिसाइल गिरने पर भारत ने जताया है खेद। ये देखिए, तो क्या है, सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और एक उच्च स्तरीय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है कि ये इंक्वायरी की जाएगी और पता चल जाएगा। ये देखिए, इंग्लैंड में बनाया जा रहा है दुनिया का पहला स्काई पोर्ट। ये देखिए, साउथ कोरियन कंपनी ने की है मदद। और अभी ये न्यूज़ बहुत दिन से क्या है, ये श्रीलंका बहुत ही आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ये देखिए यहाँ पूरा है कि कंगाली के कगार पर आ गया है। भारत ने इतनी हेल्प की है, अभी भी कर ही रहा है। इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, मैंने दे दिया है। ये देखिए, ये मिसाइल जो मैंने बताया दागी गई थी। और ये देखिए यहाँ जा करके थोड़ा कि बस यही है कि किसी को नुकसान नहीं हो, कोई भी जन हानि नहीं हुई है। ये पता नहीं क्या है, शायद कोई कार वार है जो इससे वो हो गया, बस इसी के लिए। तो चलिए, आपको क्लियर हो गया होगा, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं, समझा दी हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, वो भी जानें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये अभी मैंने बताया भी था कि 2 महीने के लेक्चर में करीब 20-25 क्वेश्चन फंसे हुए थे। तो 2 महीने के लेक्चर में ये हाल है, तो आपके 3-4 जो आपके जून में जो जुलाई इसके आगे आने वाले एग्जाम में वो कितने बेनिफिट होने वाले हैं इससे आपको। तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, मेरी मेहनत हम अपनी तरफ से करें और आप लोग भी कंटिन्यू देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। रिवीजन तो हम करा ही देते हैं, तो आपकी एग्ज़ाम क्लियर होने से कोई रुक नहीं सकता। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। कल बाकी 2 लेक्चर आने वाले हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो आप लोग बस अपना शेयर करते रहिए, आप लोग अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।